जय ज्योति, जय भीम, जय भारत। वंचित आवाज में आपका स्वागत है। वंचित आवाज ये वंचितों का आवाज है। आज का चर्चा का मुद्दा है रिजर्वेशन यानी आरक्षण। इस मुद्दे पर हमसे चर्चा करने के लिए मौजूद बामसेफ एवं भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम जी से कि ये क्या है आरक्षण और आरक्षण के पीछे का राजनीति क्या है। वामन मेश्राम जी, आप भारत मुक्ति मोर्चा और बामसेफ के माध्यम से आरक्षण के समर्थन में सैकड़ों रैली कर चुके हैं, अभी भी कर रहे हैं। तो ये आरक्षण क्या है, इसका हिस्ट्री क्या है, ब्रीफ में आप दर्शकों को बताइए। सबसे पहले तो जो आरक्षण है उसकी जो अवधारणा है वो अवधारणा लोकतंत्र के आधार पर बनी हुई है। कोई भी दुनिया में जहाँ भी लोकतंत्र है एक प्रातिनिधिक व्यवस्था है, रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम है, और लोकतंत्र 4 पिलर पर बना हुआ है सारी दुनिया में। विधायिका जहाँ कानून बनाया जाता है, कार्यपालिका जहाँ अमल करने का काम होता है, न्यायपालिका ये विवाद पर अपने फैसले देने का काम करते हैं, मीडिया ये जनमत बनाने का काम करता है। ये 4 पिलर है लोकतंत्र के। तो ये लोकतंत्र के अगर ये 4 पिलर है तो ये चारों पिलर में ऐसे लोगों को भी रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए जो वंचित है, जो हाशिए पर ढकेले हुए लोग हैं, उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। और रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए इस वजह से रिजर्वेशन को लाया गया है। रिजर्वेशन ये एम्प्लॉयमेंट का मामला नहीं है, रिजर्वेशन ये रिप्रेजेंटेशन का मामला है। संविधान में ऐसा है रिप्रेजेंटेशन या रिजर्वेशन, क्या लिखा हुआ है? 2 चीज़ें इसके लिए एविडेंस के तौर पर मैं बताना चाहता हूँ कि ये रिजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है इसकी लड़ाई कांग्रेस के नेताओं ने नहीं लड़ी, इसकी लड़ाई डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा लड़ी गई। अच्छा। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के पहले जो उनकी नेशनल संगठन था, नेशनल लेवल का, उसमें उन्होंने नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी में रेजोल्यूशन पास किया था। और जो रेजोल्यूशन पास किया था उस रेजोल्यूशन में कार्यपालिका में रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए ऐसी डिमांड की गई थी। अच्छा। कार्यपालिका में रिप्रेजेंटेशन ये खास शब्द है रिप्रेजेंटेशन। जब ये रिजर्वेशन जो शब्द है ये उनके संख्या के अनुपात में निर्धारित करने के लिए, कोटा फिक्स करने के लिए शब्द है। ये कोटा फिक्स करने के लिए शब्द है रिजर्वेशन, यानी रिजर्व किया जाए संख्या के अनुपात में। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ओबीसी के लोगों को संख्या के अनुपात में रिजर्वेशन नहीं है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को संख्या के अनुपात में रिजर्वेशन है। तो रिजर्वेशन शब्द कोटा के रेफरेंस में आया है, मगर बुनियादी रूप से रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेशन है। मेश्राम जी, अगर रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेशन है, दुनिया भर में जिधर भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज है वो डेमोक्रेटिक कंट्रीज में भौगोलिक आधार पर, ज्योग्राफी को आधार बना के रिप्रेजेंटेशन मिलता है, वैसा दुनिया भर में चलता है। पर भारत में जाति के आधार पर रिप्रेजेंटेशन क्यों चाहिए? यूरोप और अमेरिका में भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर या और रिलीजन के आधार पर या लिंग्विस्टिक के आधार पर वहाँ भेदभाव होता है, या एथनिसिटी के आधार पर भेदभाव होता है। इस वजह से वहाँ पर उसके आधार पर उन्होंने रिप्रेजेंटेशन रखा हुआ है। मगर इंडिया में कास्ट के आधार पर यहाँ डिस्क्रिमिनेशन होता है, और कास्ट के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन होता है, इसलिए इस बात को आधार बनाया गया है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग आज के तारीख में 25% लोग हैं, और 25% अगर 125 करोड़ में अगर 25% है तो ये 30-32 करोड़ लोग हैं। 30-32 करोड़ लोग जो हैं, अमेरिका की इतनी पॉपुलेशन भी नहीं है। हजारों जातियां हैं भारत में, अगर हर जाति को जाति के आधार पर रिप्रेजेंटेशन देते गए तो ये तो चलते ही रहेगा। जाति के आधार पर, एक सिंगल जाति के आधार पर रिजर्वेशन देने की अवधारणा भारत के संविधान में उपलब्ध नहीं है। शेड्यूल कास्ट वो अनटचेबल जातियों का समूह है। शेड्यूल ट्राइब आदिवासी ट्राइबल लोगों का समूह है। इनके समूहों को आइडेंटिफाई किया गया सेकेंड इंडिया एक्ट के अंतर्गत, और उसके आधार पर उनकी अनुसूची बनाई गई। ये जो शेड्यूल कास्ट जो शब्द आया है,
तो शेड्यूल कास्ट नाम की कोई जाति भारत में नहीं है। शेड्यूल्ड ऑफ कास्ट। ये शेड्यूल जो है इसको हिंदी में अनुसूची कहते हैं। अनुसूची का मतलब है लिस्ट है, ये जातियों की लिस्ट है। जितने जातियों के साथ अलग अलग राज्यों में अनटचेबिलिटी का व्यवहार होता है, उन जातियों की एक लिस्ट बनाई गई। जिन लोगों को, जो लोग कबीलों में जीवन जी रहे थे, उन कबीलों में जीवन जीने वाले जो लोग थे उन लोगों को इकट्ठा किया गया शेड्यूल ट्राइब के नाम पर। और इस तरह से ये 2 लिस्ट तैयार की गई है जिसके आधार पर ये दिया गया है। उसी तरह से अदर बैकवर्ड क्लासेस के 3743 जातियां हैं। मेश्राम जी, रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेशन है तो मंडल के समय में, मंडल कमीशन के समय में हम देख चुके हैं रिजर्वेशन विरोधी आंदोलन चला था, और अभी सभी जातियां जिनके पास रिजर्वेशन नहीं है, जो अपर कास्ट में आते हैं, अदर कास्ट में आते हैं, वो लोग अभी रिजर्वेशन का मांग कर रहे हैं। अभी हम देखे हैं हार्दिक पटेल जो गुजरात के हैं, वो पटेल आरक्षण का मांग कर रहे हैं, और बातों में उन्होंने कहा है कि हम शेड्यूल कास्ट के विरोध में नहीं हैं। जो आदमी को कम मार्क्स मिलता है पर सीट मिलता है, उनके विरोध में हम नहीं हैं, पर हम हमारे लोगों का समर्थन में है। जिसको 90% मार्क्स आते हैं, जिसको मेरिट में आता है, उसको सीट नहीं मिलता है, उसके समर्थन में हम है। इसीलिए हमको आरक्षण मिलना चाहिए, नहीं तो आरक्षण ही बंद होना चाहिए। ऐसा एक माहौल बन रहा है देश में। नहीं, मैं एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ कि रिजर्वेशन जो है, एक तो किसी को नौकरी देने के लिए बनाया गया मामला नहीं है। वो जो हार्दिक पटेल मामला उठा रहा है वो बच्चा है, और उसको आरएसएस के लोगों ने और बीजेपी के अंदर आनंदीबेन पटेल के विरोध में जो पटेल ग्रुप है, वो पटेल ग्रुप उसको सपोर्ट दे करके खड़ा किया है। आनंदीबेन पटेल को नरेंद्र मोदी ने नॉमिनेट किया, वो नरेंद्र मोदी की नॉमिनेटेड है, इसलिए पटेल लॉबी अंदर से दुखी है, और वो दुखी पटेल लॉबी ने हार्दिक पटेल को खड़ा किया है। पटेल लॉबी जो है वो आनंदीबेन पटेल को नरेंद्र मोदी का नॉमिनी है, नरेंद्र मोदी का नॉमिनी है, इस वजह से वो नहीं चाहते हैं। इस इशू में हार्दिक पटेल ने आनंदीबेन पटेल को भी टारगेट किया हुआ है, और हार्दिक पटेल को जो अरेस्ट किया गया, वो पटेल लॉबी के लोगों ने उसको हीरो बनाने के लिए लाठीचार्ज किया, वो हार्दिक पटेल को हीरो बनाने के लिए पटेल लॉबी के लोगों ने। और ये पटेल लॉबी बीजेपी के अंदर ही है। फिलहाल वक्त है एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, हम जल्द लौटेंगे, हमारा चर्चा जारी रखेंगे। वंचित आवाज में आपका फिर से स्वागत है। मेश्राम जी, आप क्या पटेल आरक्षण के विरोध में है या समर्थन में है? मैं एज पर एज कंसर्न, जहाँ तक मैं एक संगठन चलाता हूँ, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, तो हमारे संगठन की एक पॉलिसी है कि देश में अगर लोगों के मन में रिजर्वेशन के रेफरेंस में असंतोष है तो इस असंतोष को दूर करना चाहिए। ये राष्ट्रहित में नहीं है असंतोष। इस असंतोष से अराजकता पैदा हो सकती है, और ये इंडिकेशन हमें गुजरात से मिला, गुर्जर आंदोलन के दौरान भी मिला, और जाट आंदोलन के दौरान भी मिला कि वो रेलवे ट्रैक पर बैठ गए, और कई दिन तक वो स्टेट गवर्नमेंट जो है कोलैप्स हो गई, लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हो गया। तो ये जो अराजकता की परिस्थिति है, ये अराजकता की परिस्थिति भविष्य में ज़्यादा बढ़ सकती है। जैसे हार्दिक पटेल ने कहा कि मैं इसको राष्ट्रीय स्तर के आंदोलन में रूपांतरित कर दूंगा, तो ये अराजकता बन सकती है। तो देश को चलाने वाले जो लोग हैं, उन लोगों को चाहिए कि रिजर्वेशन पर दूसरे तरीके से सोचा जाना चाहिए, और जो लोग जिनके मन में असंतोष है उन लोगों को भी एकोमोडेट करना चाहिए। इस मत का मैं हूँ, और इसके लिए मैं अपने तरफ से जो मेरा प्रस्ताव है कि रिजर्वेशन को 100% लागू करना चाहिए। 100% का मतलब यह है कि ब्राह्मणों को उनके संख्या के अनुपात में दे दिया जाए, क्षत्रियों को उनके संख्या के अनुपात में दे दिया जाए, वैश्यों को भी दे दिया जाए, और पटेल लोगों की अगर संख्या है उनकी गिनती करो, और दूसरे लोगों जाटों की गिनती करो, और गुजरों की गिनती करो, या और लोगों जिनको इसमें शामिल नहीं किया गया उनकी गिनती करो, और गिनती करने के आधार पर, संख्या के आधार पर उन लोगों को रिप्रेजेंटेशन दे दो। और अगर रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है तो ये डेमोक्रेसी के मूल अवधारणा के अनुकूल भी होगा, ये कोई प्रतिकूल नहीं है। डेमोक्रेटिक सिस्टम का ही मतलब है रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम। मतलब आप पटेल आरक्षण के समर्थन में है? पटेल, केवल पटेल ही नहीं, बल्कि मैं ऐसा मानता हूं
कि जिनको संख्या के अनुपात में इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है, उन लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। मैं नौकरी मिलना चाहिए नहीं कह रहा हूं। हार्दिक पटेल चूंकि बच्चा आदमी है, उसको रिजर्वेशन के बारे में एबीसीडी पता नहीं है। 100 साल का इतिहास है रिजर्वेशन का, ये कोई ऐसे ही नहीं मिला। ये पटेल जो है, ये सरदार पटेल के कम्युनिटी का आदमी है, बताते हैं। तो सरदार पटेल तो उस माइनॉरिटी राइट्स कमेटी के चेयरमैन थे जिसके माध्यम से रिजर्वेशन दिया गया। तो सरदार पटेल शेड्यूल कास्ट के लोगों को रिजर्वेशन देने के समर्थन में थे, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को रिजर्वेशन देने के समर्थन में थे। अदर बैकवर्ड क्लासेस का प्रोविजन भी सरदार पटेल के द्वारा ही लाया गया। उनको शायद मालूम है, वो हार्दिक पटेल ये कह रहे हैं कि संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। तो पटेल ही लोग अकेले पटेल ही कर लेंगे संविधान में संशोधन, वो कैसे होगा? वो बोल रहे हैं कि पटेल लोगों की संख्या ऑल इंडिया में 27 करोड़ है, मगर मैं कहता हूं गुजरात के पटेल और महाराष्ट्र के पटेल, इन लोगों को रिजर्वेशन नहीं है। बाकी तो सारे देश के पटेलों को रिजर्वेशन है। पता नहीं उसको पता भी है या नहीं पता है। उत्तर प्रदेश के कुर्मी को रिजर्वेशन है, बिहार के कुर्मी को रिजर्वेशन है, और देश भर के और कुर्मी को रिजर्वेशन है। केवल गुजरात के जो पटेल है ये भी कुर्मी ही है। बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है, मगर वो नेता उनको हवा में मीडिया के द्वारा जो है आजकल नेता बनाया जाता है। जैसे अन्ना हजारे को महात्मा बना दिया मीडिया वालों ने। आपके ओपिनियन में अन्ना हजारे को हीरो बनाया गया? हाँ, वो तो क्या है, ये इशू और नॉन इशू, ये भ्रष्टाचार का इशू खड़ा किया गया। उसी दौरान जाति आधारित गिनती का इशू नेशनल इशू था, उसको दबाने के लिए भ्रष्टाचार का इशू उठाया गया, ये सोचकर कि अभी दो जाति आधारित गिनती के इशू को दबा देते हैं, बाद में अन्ना हजारे को मीडिया से गायब कर देते हैं तो मामला ही खत्म हो जाएगा। ऐसे ही हुआ। तो आपका कहने का मतलब है ऐसा हार्दिक पटेल का भी होगा? हार्दिक पटेल के पीछे जरा लंबा खेल लगता है। मुझे दो बड़े खेल लगते हैं। एक पटेल लॉबी है गुजरात की, वो आनंदीबेन पटेल को हटाना चाहती है। आनंदीबेन पटेल को हटाने के पीछे कुछ हद तक सबक सिखाने का भी सोच है नरेंद्र मोदी को, और एक सोच है इसके पीछे कि हार्दिक पटेल का माध्यम बनाकर सारे देश भर में रिजर्वेशन के विरोध में माहौल बनाया जाए। वो रिजर्वेशन की मांग भी कर रहा है और आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन सारा का सारा देना चाहिए। ये एक केवल हार्दिक पटेल आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन देना चाहिए ऐसी भी बात कर रहा है, रिजर्वेशन की समर्थन की भी बात कर रहा है। देश भर में जिनको आरक्षण नहीं मिलता है और जो लोग इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, उन सभी का ये कहना है कि इकोनॉमी के बेस के ऊपर आरक्षण मिलना चाहिए। हम भी गरीब है, हम कॉलेज में जाने लायक नहीं है, या अगर हम कॉलेज में जाने लायक बन गए तो हमारा सीट नहीं मिलता है आरक्षण की वजह से, ऐसा लोग मानते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, ये रिप्रेजेंटेशन देने का मामला है। ये डेमोक्रेसी आप चलाना चाहते हैं तो डेमोक्रेसी चलाना चाहते तो आप लोगों को रिप्रेजेंटेशन स्वीकार करना होगा। अगर आप रिप्रेजेंटेशन स्वीकार नहीं करते हैं तो इसका मतलब मैं ये कहूंगा कि आप लोकतंत्र को नहीं मानते। अगर आप लोकतंत्र को नहीं मानते हैं तो किस आधार पर डिमांड कर रहे? मैं ये कहना चाहता हूं, मैं पटेल लोगों के रिजर्वेशन के विरोध में नहीं हूं, जाटों के रिजर्वेशन के विरोध में नहीं हूं, क्योंकि पटेल लोगों का रिजर्वेशन, मान लो 50% रिजर्वेशन है SC ST OBC का, 50% तो ओपन है, 50% ओपन है। अगर 50% ओपन है ऑल इंडिया में, तो ये जो पटेल है ये गुजरात में 16% है। अगर ये गुजरात में 16% है तो ये ऑल इंडिया में आधा % या 1% होगा। ऑल इंडिया में आधा % या 1% होगा। तो आधा % अगर ये 1% होगा तो इन लोगों को आधा % या 1% जो है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में रिप्रेजेंटेशन चाहिए। तो उनको काउंटिंग करनी चाहिए कि इनको 1% है या नहीं है। पटेल जैसा कम्युनिटी हर राज्य में है, अपर अदर बैकवर्ड क्लासेस के अलावा भी अदर क्लास में आते हैं जिनको आरक्षण नहीं मिलता है। अगर वो लोग रिप्रेजेंटेशन में आना चाहते हैं तो उनको क्या करना चाहिए? मैं इसके विरोध में नहीं हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि पटेल लोगों को वो पटेल लोगों के जो हार्दिक पटेल हो या पटेल लोग हैं, उन लोगों के दिमाग में एक बात डाली गई है कि शेड्यूल कास्ट के लोगों को उधर एडमिशन मिलता है, रिप्रेजेंटेशन मिलता है, और हम लायक लोग हैं, हमको नहीं मिलता है। तो तुम लोगों को, लायक लोगों को रिजर्वेशन वहां एडमिशन नहीं मिलता है, तो 50% जो ओपन है वो कौन ले रहा है? 3.5% तो ब्राह्मण है।
अगर 3.5% ब्राह्मण हैं तो 50% केक पर अगर वो कब्जा कर रहा है तो कौन खा रहा है? अगर ब्राह्मण खा रहा है तो ब्राह्मण के विरोध में लड़ना चाहिए ना हार्दिक पटेल को, क्यों नहीं लड़ रहा है? वो आपका मतलब वो शेड्यूल कास्ट को टारगेट बना रहा है, कमजोर आदमी को टारगेट बना रहा है, वो शेड्यूल ट्राइब को टारगेट बना रहा है। उसको जिन्होंने उनके अधिकारों पर अतिक्रमण किया उनके खिलाफ में आंदोलन करना चाहिए ना। उनके खिलाफ में आंदोलन करने के लिए हम साथ देते हैं, उनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, उसका समर्थन भी करते हैं। अगर देश भर में अगर ये रिप्रेजेंटेशन मिलना है हर जाति को, हर जाति के कॉन्स्टिट्यूशन में जाति के आधार पर रिजर्वेशन नहीं है, जाति समूह है। ये भी बहुत सारा कंफ्यूजन है। फिलहाल अब वक्त है एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक का, हम जल्द लौटेंगे, हमारा चर्चा जारी रखेंगे। वंचित आवाज में आपका फिर से स्वागत है। मेश्राम जी, मेरा सवाल था, अगर जातियों के समूह को आप एडवाइस करना चाहते हैं कि उनका आरक्षण उनको मिलना चाहिए, आई मीन रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, तो वो क्या करना चाहिए, किस तरीके से आंदोलन को चलाना चाहिए, आप क्या मानते हैं? नहीं, दो बातें मैं इसमें बताना चाहता हूँ कि जो 50% ओपन एरिया है, उस ओपन एरिया में कुछ ही जाति के जो लोग हैं वो कब्जा किए हुए हैं। उसकी वजह से किस आधार पर कह रहे हो ये? हा? किस आधार पर? ये सारे डाटा अवेलेबल है, सारा डाटा अवेलेबल है, क्योंकि जिनकी संख्या 3.5% है उन लोगों की संख्या एडमिनिस्ट्रेशन में अभी अगर जाके देखा जाए, सचिवालय में जाके देखो भारत सरकार के, तो सचिवालय में आपको पता चलेगा कि ये सचिवालय नहीं, ये ब्राह्मणालय है। आपका कहने का मतलब है जो जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी में केवल 1-2 जातियों का कब्जा है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अगर 100% रिजर्वेशन लागू कर दिया जाए तो सभी लोगों का असंतोष दूर हो जाएगा, और 100% रिजर्वेशन संख्या के अनुपात में लागू कर दो। जब भारत के संविधान ने शेड्यूल कास्ट को संख्या के अनुपात में रिजर्वेशन दिया, शेड्यूल ट्राइब को संख्या के अनुपात में रिजर्वेशन दिया, तो भारत का संविधान संख्या के अनुपात के सिद्धांत को स्वीकार करता है। जब संख्या के अनुपात के सिद्धांत को स्वीकार करता है तो इसका मतलब है संख्या के सिद्धांत को भारत का संविधान मानता है। तो संख्या के अनुपात के सिद्धांत को मानता है अगर भारत का संविधान, तो संख्या के अनुपात के सिद्धांत को एक्सटेंड किया जाए 100% तक, और 100% तक एक्सटेंड करके उसको सभी लोगों को दिया जाए। जैसे ये पटेल है, ये मिडिल कास्ट है, ये हाई कास्ट और SC ST OBC के बीच में ये मिडिल कास्ट है। जाट मिडिल कास्ट है, पटेल मिडिल कास्ट है, मराठा मिडिल कास्ट है, और भी कोई मिडिल कास्ट होगी, तो मिडिल कास्ट के नाम पर एक शेड्यूल बनाया जा सकता है। मौलिक बात यह है कि जो सरकार चलाने वाले लोग हैं वो पर्याप्त रोजगार पैदा नहीं कर रहे। जो सरकार चलाने वाले लोग हैं वो लोगों के एस्पायरेशंस को फुलफिल करने के लिए उस हिसाब से मेडिकल की सीटें हो, इंजीनियरिंग की सीटें हो, प्रोफेशनल एजुकेशन की सीटें हो, उनकी पर्याप्त नहीं कर रहे। तो ये गवर्नमेंट चलाने वाले लोग वो अपने को कहते हैं वो मेरिटोरियस है, वो मेरिट वाले लोग हैं, मेरिट वाले लोग हैं, मगर इनका जो परफॉर्मेंस है वो नालायक लोगों का परफॉर्मेंस है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि यदि लोगों को रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, कानून बनाकर रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, कानून बनाकर रिप्रेजेंटेशन देने से क्या होगा, मान लो मिडिल कास्ट की संख्या 5%, 10%, 15% है, उतना रिजर्व हो जाएगा, और उतना रिजर्व हो जाएगा दूसरे लोगों को उसमें एंट्री नहीं की जाएगी। मान लो 50% ओपन है, 50% ओपन है, 50% में अगर 15% मिडिल कास्ट के लोगों को दिया गया तो वो तो कोटा फिक्स होगा ना, उसमें कोई ब्राह्मण एंट्री नहीं करेगा। अगर कोई ब्राह्मण उसमें एंट्री नहीं करेगा तो इनका कोटा तो इनको मिलेगा। मतलब रिप्रेजेंटेशन के पहले एक सेंसस होना चाहिए। सेंसस सबसे ज्यादा जरूरी है। सेंसस ये क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि 68-69 साल में इन्होंने जो बहुत बड़ा अन्याय किया है, अगर सेंसस हुआ और उसके साथ सोशियो इकोनॉमिक आंकड़े इकट्ठा किए गए तो 68 साल में इन्होंने केवल अन्याय करने का काम किया, और ये अन्याय करने का काम किया, ये आंकड़े पूरे के पूरे आंकड़े सामने आ जाएंगे, और आंकड़े दुनिया में जोर से ये कहेंगे, जोरदार आवाज से कहेंगे कि ये केवल 68 साल में केवल इतने इतने जाति के लिए काम किया तुमने। मेश्राम जी, अगर देना लेने का बात आप करते हो, देने वाला कौन है और लेने वाला कौन है?
ये बहुत बड़ा सवाल है कि आजाद भारत में बहुत सारे वंचित लोग ऐसे हैं जिनको आजादी के बारे में भी पता नहीं है। रिजर्वेशन के ऊपर और भी लोग जो बोलते हैं वो इकोनॉमी के ऊपर होना चाहिए, आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है? इकोनॉमी के ऊपर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आपके बातों से तो लगता है कि इकोनॉमी के ऊपर नहीं होना चाहिए। ये नहीं, जो लोग ऐसा कहते हैं इसमें पहले नंबर, हाँ, ये प्रस्ताव संविधान सभा में आया था, ये प्रस्ताव रिजेक्ट हो गया। ये रिजेक्ट होने वाले ये जो प्रस्ताव है ये रिजेक्ट करने में भी संविधान सभा में ब्राह्मणों की संख्या थी ज्यादा। मतलब इसको डिनाई करने वाले गांधी ने डिनाई किया, जवाहरलाल ने डिनाई किया, सरदार पटेल ने डिनाई किया, और तब संविधान में पास हुआ ना। सरदार पटेल ने भी डिनाई हाँ हाँ, ये पास हुआ, 2/3 मेजॉरिटी से पास हुआ। तो ये इकोनॉमी के ऊपर होना, इसके ऊपर आपका कोई लॉजिक नहीं दिखता? ये डिसाइडेड मैटर है, ये दोबारा डिसाइड करने का मामला नहीं है। पर माहौल तो और भी मैं मौलिक एक बात कहना चाहता हूं, मेरे भविष्य का फैसला कौन करेगा? ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में अगर ये लोकतंत्र है तो मेरे भविष्य का, शेड्यूल कास्ट के भविष्य का फैसला कौन करेगा? आप खुद करेंगे। शेड्यूल ट्राइब के भविष्य का फैसला कौन करेगा? बैकवर्ड क्लास के भविष्य का फैसला कौन करेगा? मेरा दुश्मन करेगा। हम लोगों को गुलाम बनाए रखने वाले लोग हमारे भविष्य का फैसला करेंगे। कौन होते हैं वो फैसला करने वाले? और उनको हमारे भविष्य का फैसला लेने का अधिकार किसने दिया? मैं कहता हूं मैं नहीं मानता, तो ये तो कहने का मेरे पास अधिकार है, मगर मेरे भविष्य का फैसला करने का अधिकार किसी दूसरे को तो है नहीं। वो तो नहीं कह सकता कि वामन मेश्राम के भविष्य का फैसला मैं लूंगा। ये मौलिक बात है। अगर हम आजाद है तो ये मेरा अधिकार है। अगर हम लोकतंत्र मानते हैं तो मैं प्रतिनिधि हूं उस समाज का, मैं निर्धारित करूंगा। बिल्कुल मेश्राम जी, समय का अभाव है। ये जो पटेल का आरक्षण माहौल चल रहा है देश में, क्या आप देखते हैं ऐसा माहौल और भी राज्यों में आने वाला है आने वाला दिनों में? हार्दिक पटेल का इकोनॉमिक क्राइटेरिया के आधार पर रिजर्वेशन देना चाहिए। ऐसा माहौल बनाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए रिजर्वेशन के ऊपर आपका ओपिनियन हमसे शेयर किया और दर्शकों को आपने बताया रिजर्वेशन, ये रिजर्वेशन नहीं है, रिप्रेजेंटेशन है, और रिप्रेजेंटेशन अगर है तो सभी को रिप्रेजेंटेशन मिलना है। और आपके बातों से आप ये भी कहा है कि पटेल के रिजर्वेशन के समर्थन में आप है और भी सभी जातियों के, सभी समूहों के रिजर्वेशन के समर्थन में आप है, पर ये समर्थन आप इसलिए करते हैं ये जब रिप्रेजेंटेशन होता है। क्या मैं सही हूँ? एकदम सही है। और इसमें मैंने एक खास प्रस्ताव भी दिया है, इस पर भी विचार किया जाए कि मिडिल कास्ट के लोगों का एक शेड्यूल अलग बनाया जाए, उनकी संख्या गिनी जाए और उनके संख्या के अनुपात में मिडिल कास्ट के नाम पर जो जनरल कैटेगरी के लिए 50% छोड़ा गया है उसमें से उनको दिया जाए। बिल्कुल मेश्राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वंचित आवाज़ के शो पे आया और आपके राय दर्शकों से शेयर किया है। मेश्राम जी का यह कहना है कि आज़ाद भारत में बहुत सारे समूहों के साथ में अन्याय हुआ है। वो अन्याय किसके साथ में हुआ है और वो कैसे हुआ है, ये वंचित आवाज़ को भी, ये वंचित आवाज़ के शो के ऊपर हम ज़रूर लाएंगे आने वाले दिनों में। अभी देश के जनता के सामने एक सवाल है, अगर कोई रिजर्वेशन का मांग करता है, वो रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेशन है ऐसा सोचकर अगर मांग करता है, तो ये पूरा जो रिजर्वेशन का माहौल जो बन रहा है वो अलग दिशा में जा सकता है। इसके ऊपर अभी जनता ही फैसला लेंगी। अगले हफ्ते हम फिर लौटेंगे वंचित आवाज़ में। अगर आप ये शो दोबारा देखना चाहते हैं तो YouTube पर भी उपलब्ध है और हमारा वेबसाइट है wancitaawaz.com। जय भीम, जय ज्योति।